नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 के ऑल 125 पारियों में करंट अफेयर्स की जो सीरीज का पार्ट सेकंड रहेगा। इससे पहले पार्ट फर्स्ट आया था जिसमें अपन ने टोटल 100 क्वेश्चंस कवर किए थे। ये 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज है टोटल 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट होगी। तो इस सीरीज का ये पार्ट सेकेंड रहेगा जिसमें अपन और 90 सवाल कवर करने वाले हैं, सभी सवाल एक्स्ट्रा और जो करंट अपडेटेड फैक्ट साइट जानने वाले हैं, जो कि आगामी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी सीबीटी सेकेंड हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए या एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए आप डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम्स की दे सकते हो एक ही पास के अंतर्गत। जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पैरेलल में रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, डिफेंस हो गया, या फिर किसी भी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल जाएंगे। जो भी आपके लिए सूटेबल पास रहेगा, एक पास में 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, यहाँ पर लाइफ टाइम पास भी अवेलेबल है। तो टीटीजी के कूपन कोड यदि आप अप्लाई करते हो इस पास पे, तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी मॉक टेस्ट की लिंक है। ये आपको टेक्स्ट बुक, एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों से आप ये मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जो एग्जाम में डैशबोर्ड और इंटरफेस देखने को मिलता है उसी सेम पैटर्न से यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देख सकते हो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर एसएससी हो गया, जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर देखिएगा पहला सवाल पार्ट सेकंड का। भारतीय संगीतकार भूपेन हजारिका किस राज्य के निवासी थे जिन्हें 2019 भारत रत्न मिला है? भूपेन हजारिका की बात करें तो ये सदिया असम से थे। आपको राज्य का पूछा तो आप कहेंगे असम से थे। भारत रत्न 2019 में दिया गया है टोटल 3 व्यक्तियों को, इनमें से एक ये भी है भूपेन हजारिका जो कि असम से थे। अब देखिए भूपेन हजारिका एक सेतु भी है जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। भूपेन हजारिका सेतु का अन्य नाम क्या है? ढोला सदिया सेतु है। ढोला और सदिया को कनेक्ट करता है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश में है। ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का, 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु है। जो लोहित नदी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी एग्जाम में पूछा जाता है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। तो इसको क्रॉस करता है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु है या फिर ढोला सदिया सेतु है। ये किस नदी पर है? लोहित नदी को क्रॉस करता है और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में, दूसरा छोर है असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में। आपको पूछा गया था भूपेन हजारिका किस राज्य के हैं? तो ये सदिया असम से हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आईसीसी पैनल में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला रेफरी, तो सही जवाब हो जाएगा जीएस लक्ष्मी है। आईसीसी पैनल में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला रेफरी हैं, जो कि मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप लीग 2 के यूएसए और यूएई का जो मैच हुआ था 8 दिसंबर 2019 में, प्रथम बार रेफरी की भूमिका इन्होंने निभाई थी। अगला सवाल, इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट कब चलाई गई है? यहाँ से 2 सवाल एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे। एक तो ये पूछा गया था कि भारत की जो प्रथम बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट है वो किन के मध्य चली है? तो ये देहरादून और दिल्ली के मध्य चली है, ये पूछा गया था। सेकेंड पूछा गया था कब चलाई गई? तो 27 अगस्त 2018 को भारत की प्रथम बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट चलाई गई है। यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ऑपरेट इसको कौन कर रहा है? तो स्पेस जेट जो ऑपरेटर है इसके द्वारा ये फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट है ऑपरेट की जाती है। तो ये हो जाएगा आपकी स्पाइस जेट ऑपरेटर के द्वारा देहरादून और दिल्ली के मध्य 27 अगस्त 2018 को प्रथम बार चलाई गई थी। इंडियाज चेप डी मिशन फॉर एशियन गेम्स 2018, यानी जो 18वें एशियाई गेम्स 2018 में हुए थे, तो भारतीय दल का प्रमुख किसे बनाया गया था? जिसे सीडीएम कहा जाता है, ब्रिजभूषण शरण सिंह को भारतीय दल का प्रमुख बनाया गया था, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। तो ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को भारतीय दल का प्रमुख कहाँ बनाया गया था? एशियन गेम्स 2018 में सीडीएम। और 4 डिप्टी सीडीएम भी यहाँ पर बनाए गए थे, जो आप देख सकते हो। राजकुमार हो गए और सत्यव्रत शेरोन है, बलबीर सिंह है और देव कुमार सिंह, ये 4 डिप्टी सीडीएम थे। एक ये सीडीएम थे ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष। 2018 फीफा वर्ल्ड कप विजेता कौन सी टीम रही है? तो चैंपियन फ्रांस रही थी, जो उनका सेकंड टाइटल है। उप विजेता क्रोएशिया है, तीसरे स्थान पर बेल्जियम है। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप रशिया में हुआ था। नेक्स्ट 2022 में कतर में होने वाला। अगला सवाल, किस देश का ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड 2019 में नरेंद्र मोदी को दिया गया?
तो ये जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड है, ये संयुक्त अरब अमीरात का है, जो कि 2019 में नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अब देखिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि 2021 में नरेंद्र मोदी को कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की सरकार के द्वारा लेजन ऑफ मेरिट में अलग अलग कैटेगरी में एक है डिग्री चीफ कमांडर। तो चीफ कमांडर से सम्मानित किए गए हैं डिग्री चीफ कमांडर से, जो अवार्ड है लेजन ऑफ मेरिट है। इनसे सम्मानित होने वाले ये प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिनको 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से ये अवार्ड लेजन ऑफ मेरिट दिया गया है। बात करूं यहाँ पर प्रतिभा पाटिल की, तो विदेशियों को दिए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डन मैक्सिकाना डेल एग्वेला एजटेका, जो ऑर्डर ऑफ द एग्जेट ईगल है, इनसे सम्मानित किया गया था प्रतिभा पाटिल को। अगला सवाल देखिएगा, 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46 है। फीमेल साक्षरता रेट आपको पूछा, लिटरेसी रेट। और भारत की टोटल साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? जो 74% है, जिसमें पुरुष की 82.14 है और फीमेल की 65.46% है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो केरला की है, सबसे कम बिहार की है जो 63.82% है। अगला सवाल, इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ मिशन है, इसका क्या नाम है? तो इंडियाज़ फर्स्ट जो मल्टी वेवलेंथ मिशन है इसका नाम है एस्ट्रोसैट। तो एस्ट्रोसैट है ये भारत का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है और इसको लॉन्च किया गया था 28 सितंबर 2015 को। रॉकेट का नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-30 है। ये सुदूरवर्ती खगोलीय पिंड है, उनके अध्ययन को समर्पित रहेगा, भारत का पहला उपग्रह है। और मल्टी वेवलेंथ इसलिए क्योंकि एक ही समय में यहाँ पर बहुत सारी वेवलेंथ हो गई कलर की, पराबैंगनी, ऑप्टिकल, निम्न और उच्च ऊर्जा एक्सरे वेव बैंड में ब्रह्मांड की निगरानी करने में ये सक्षम है एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट वन देखिएगा, कौन सी एयरलाइन कंपनी 2019 में घाटे में जाने के कारण यानी बैंकरप्टी के कारण, दिवालिया हो जाने के कारण बंद कर दी गई थी? तो 2019 में एयरलाइन है जेट एयरवेज को घाटे में जाने के कारण बंद करना पड़ा था और जिसका ऑपरेशन सीज हो गया था 17 अप्रैल 2019 को। समग्र शिक्षा अभियान है, इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 2018 में। केंद्रीय बजट 2018-19 में HRD मंत्रालय के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान आरंभ किया गया था। 2018 याद रखना है समग्र शिक्षा अभियान के केस में। तो HRD जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ये पहल है। समग्र शिक्षा अभियान है, ये कौन सी क्लासेस के लिए है? तो प्री स्कूल 1 से 12, प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का एक कार्यक्रम है। अब ये तो हो गया समग्र शिक्षा अभियान 2018 में। जो सर्व शिक्षा अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षित करना। सर्व शिक्षा अभियान 2001 और समग्र शिक्षा अभियान 2018। 2019 एशियन वुमेन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? पूजा रानी हो जाएगी 81 किलोग्राम भार वर्ग में। ये 2019 की जो एशियन वुमेन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी बैंकॉक थाईलैंड में, इसमें गोल्ड मेडल जीती है भारतीय खिलाड़ी हैं पूजा रानी के द्वारा। 2017 में ये मैरी कॉम के द्वारा लाइट फ्लाईवेट 48 किलोग्राम भार वर्ग में जो वियतनाम में आयोजित हुई थी एशियन वुमेन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2019 के एशियन मेंस एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? तो अमित पंघाल ने जीता है। तो ये आपको वुमेन का पूछा गया था, पूजा रानी 2019 में। मेंस का पूछ ले तो अमित पंघाल हो जाएंगे। अब 2021 में भी ये प्रतियोगिता हो चुके हैं। 2021 की जो एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हुई थी ये याद रखना है, दुबई UAE, जो UAE दुबई है वहाँ पर एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 हुई है UAE की दुबई में, जिसमें मैन हेवीवेट में गोल्ड मेडल विजेता भारतीय की बात कर रहा हूँ। हेवीवेट में गोल्ड मेडल जीता है इसमें मैन की कैटेगरी में संजीत कुमार ने 91 किलोग्राम में, ठीक है। और मैन 52 किलोग्राम में सिल्वर जीता है अमित पंघाल ने, 64 किलोग्राम में सिल्वर जीता है शिवा थापा ने। ये तो हो गया मेंस का। और आपको फीमेल का जब पूछा है तो फीमेल भी जो एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप फीमेल की है ये भी यहीं हुई है दुबई UAE में। तो ये वुमेन मिडल वेट में गोल्ड जीता है पूजा रानी ने, सिल्वर मैरी कॉम ने और लाल बौत सैनी ने, इन दोनों ने सिल्वर जीता था। भारत की रैंक यहाँ पर रही है 2021 के एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चौथी रैंक रही है। 2 गोल्ड है भारत में, 5 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज यानी 15 मेडल इंडिया ने जीते। तो प्रथम रैंक किसकी रही है? कजाकिस्तान की। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 1961 से 2010 तक के डाटा के अनुसार
ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में कितने परसेंटेज कमी होने का आकलन किया गया है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1961 से 2010 तक का डाटा का अध्ययन किया और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में 31% कमी होने का उन्होंने आकलन लगाया कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो 31% कमी है वो किसके कारण हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है। तो ये 1960 के दशक के बाद से पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता ने नॉर्वे और स्वीडन जैसे शांत देश हैं उनको समृद्ध किया है, जबकि भारत और नाइजीरिया जैसे गर्म देशों में आर्थिक विकास को निम्न स्तर पर खींच रहे हैं। 31% आर्थिक विकास में कमी किसके कारण हुई है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा अध्ययन किया गया 1961 से 2010 तक के डाटा के अकॉर्डिंग। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने कम व्यक्ति रहेंगे वो घनत्व सबसे कम, जैसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है 2011 में अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, उसके बाद पश्चिम बंगाल का, फिर केरला का। वैसे दिल्ली का सबसे अधिक है लेकिन राज्य के केस में बिहार का है। दिल्ली का है 11,320 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। नेक्स्ट वन देखिएगा, 2016 के समर पैरा ओलंपिक मेंस जेवलिन थ्रो भाला फेंक है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो समर पैरा ओलंपिक जो 2016 में हुआ है जेवलिन थ्रो में जो गोल्ड मेडल जीता है वो देवेंद्र झाझड़िया ने जीता है। और बात करूँ यहाँ पर पैरा ओलंपिक 2016 की, तो मरियप्पन थंगावेलु ने मेंस हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता था। और ये जो पैरा ओलंपिक 2016 में हुआ था, दीपा मलिक ने वुमेन शॉट पुट में सिल्वर मेडल जीता था, ये गोला फेंक में, ठीक है, शॉट पुट यानी गोला फेंक में। वरुण सिंह भाटी ने मेंस हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये तो जो रियो डो जेनेरियो में हुआ था 2016 का समर पैरा ओलंपिक। भारत के टोटल कितने मेडल हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 2 तो गोल्ड है, देवेंद्र झाझड़िया ने जेवलिन थ्रो और गोल्ड मेडल जीता है, मरियप्पन थंगावेलु ने हाई जंप में 2 गोल्ड हो गए। बाद में 1 सिल्वर मेडल है, ये जीता है दोस्तों दीपा मलिक ने शॉर्ट पुट में, ठीक है। 1 ब्रॉन्ज मेडल है वरुण सिंह भाटी ने हाई जंप में। तो टोटल कितने मेडल हो गए, तो 4 मेडल हैं। भारत की रैंक पैरा ओलंपिक 2016 में 43वीं रही है। आपको जो देवेंद्र झाझड़िया का पूछा गया था कि जेवलिन थ्रो में किन्होंने गोल्ड जीता था। और बाकी यहाँ पर बात करूँ 2016 के पैरा ओलंपिक न करके ओलंपिक की बात करूँ, रियो ओलंपिक 2016 की, भारत के टोटल 2 मेडल थे। 1 सिल्वर था जो पीवी सिंधु ने जीता था बैडमिंटन में, 1 ब्रॉन्ज मेडल था साक्षी मलिक ने रेसलिंग में जीता था। नेक्स्ट वन देखिएगा, 2021 का टोक्यो ओलंपिक में टॉर्च रैली कहाँ से शुरू होगा। तो टॉर्च रिले 2021 जो टोक्यो ओलंपिक में होने वाला है शुरुआत है इसकी हो चुकी है 25 मार्च 2021 से। कहाँ से, फुकुशिमा जो विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फुकुशिमा से 25 मार्च को इसकी शुरुआत हुई है। समापन टॉर्च का होगा, टॉर्च रिले का, वो टोक्यो में होगा 9 से 23 जुलाई, लास्ट 23 जुलाई 2021 को टोक्यो में इसका समापन है। टोक्यो ओलंपिक 2021 कब से होने वाला है, तो 23 जुलाई से ये होगा, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक यहाँ पर होने वाला है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। अब देखिए टॉर्च रिले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं कि 2004 वह वर्ष है जो फर्स्ट टाइम टॉर्च पास्ट थ्रू एवरी कॉन्टिनेंट है, प्रत्येक महाद्वीप से ये टॉर्च रिले गुजरी थी 2004 के ओलंपिक में, ये प्रथम बार है। बाद में एक और रिकॉर्ड की बात करूं, द बीजिंग टॉर्च रिले वाज द लॉन्गेस्ट एवर। तो बीजिंग टॉर्च जो रिले हैं 13,700 किलोमीटर हैं, सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करने वाली रिले है बीजिंग टॉर्च रिले। और पहली बार टॉर्च रिले की जो शुरुआत हुई है, फीचर हुई है, वो 1936 के ओलंपिक में हुई थी बर्लिन में। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया व्हेन रूपी साइन एडोप्टेड, जो रूपी साइन है इस प्रकार वाला, ये रूपी का सिंबल है, ये कब अपनाया गया था, तो 2010 में, ठीक है। इंडियन रूपी साइन वाज एडोप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब, 15 जुलाई 2010 को। इसमें प्रतीक देवनागरी रा और रोमन आर का एक मिश्रण है, जो इस प्रकार से आप देख सकते हो। अगला सवाल, यूनिसेफ 2018 का सद्भावना दूत, जो गुडविल एम्बेसडर 2018 यूनिसेफ की बात करें तो यहाँ पर मिल्ली बॉबी ब्राउन को बनाया गया है। ये जो सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर हैं, इनसे अलग से एनटीपीसी एग्जाम में सवाल भी आया था कि सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर हैं, ये हो जाएगी सेम मिल्ली बॉबी ब्राउन है, जिन्हें 2018 में यूनिसेफ का सद्भावना दूत बनाया गया था 14 वर्ष की आयु में। प्रियंका चोपड़ा को 2016 में यूनिसेफ का जो ग्लोबली गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था। और बात करूँ यूनिसेफ का जो इंडिया में इंडियाज़ फर्स्ट यूथ एम्बेसडर यूनिसेफ ने 2018 में किससे बनाया है, तो हिमा दास को। तो हिमा दास जो धावक स्प्रिंट सेंसेशन हिमा दास को इंडियाज़ फर्स्ट यूथ एम्बेसडर बनाया है यूनिसेफ ने, कब अपॉइंट किया है, 2018 में। अगला सवाल देखिएगा, शरद अरविंद बोबड़े से पहले 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे।
यहाँ पर आपको पूछा है कि 46वें चीफ जस्टिस हैं वो कौन थे भारत के। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो 46वें थे वो थे रंजन गोगोई। रंजन गोगोई थे 46वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। 47वें कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? शरद अरविंद बोबड़े थे। अभी वर्तमान में जो 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कौन है? तो वो हैं दोस्तों NV रमन है, जो कि 24 अप्रैल 2021 से हैं। इनकी नियुक्ति हुई है 24 अप्रैल 2021 को, जो 48वें वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं NV रमन। नेक्स्ट वन देखिएगा, प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया है तो ये सोफिया है। सोफिया वो रोबोट है जिनको सऊदी अरब की नागरिकता दी गई थी 2017 में। और रश्मि की बात करूँ, दुनिया की पहली हिंदी भाषी और भारत की पहली यथार्थवादी लिप सिंकिंग जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसका नाम है रश्मि। इंडियाज फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम है दोस्तों मानव। अगला सवाल देखिएगा, सवाल है कि यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो 11वां तो हो जाएगा जो सिक्किम में है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे 2018 में यूनेस्को के जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में भारत में वैसे बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी जैवमंडल रिजर्व भारत में 18 है, लेकिन यूनेस्को में कितने शामिल? अभी 12वां भी कर दिया गया है, टोटल 12 यूनेस्को में है। भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। और भारत में पहला स्थापित जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जहां से NTPC एग्जाम में सवाल पूछा गया था, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है जो गुजरात में है। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत वर्तमान में भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। 11वां अभी अपन ने बात किया कंचनजंगा की जो सिक्किम में है। 12वां कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे नवंबर 2020 में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। 12वां जो ऐड हुआ है नवंबर 2020 में यूनेस्को के MAB लिस्ट में, वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा 12वां? पन्ना है। आपको पूछा था 11वां कौन सा, तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, बाकी बात करें भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो 7 नेचुरल साइट आप देख सकते हो। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया। जितने भी आपको नेशनल पार्क का पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में, तो ये आपको काजीरंगा है, केवला देव है, मानस है, नंदा देवी है, इसके अलावा सुंदरबन हो गया, वेस्टर्न घाट। ये 7 नेचुरल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कौन सा प्राकृतिक नेचुरल नहीं है। एक मिक्स्ड है, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये मिक्स्ड है, बाकी 30 है वो कल्चरल है। टोटल 38 साइट है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में, जिसमें लेटेस्ट जो 2019 में जयपुर सिटी थी, 2018 में ये आपकी मुंबई में जो विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबल है इसको शामिल किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, अक्टूबर 2020 तक खेल मंत्री कौन है? तो जो खेल मंत्री है मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट है वो किरण रिजिजू है। 2012 से 2018 तक कितने परसेंटेज बाघों को शिकारियों या फिर करंट लगने से मर गए थे? तो 2012 से 2018 तक के डाटा के अकॉर्डिंग टोटल 31.5% जो बाघ हैं उनके मरने का कारण है शिकारियों ने या फिर शिकारियों ने करंट देकर इसको मार दिया था। ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा जारी डाटा है, जो 2012 से 2018 तक के आंकड़ा का बताता है कि 2012 से 2018 के मध्य की बात करें तो देश में टोटल 31.5% यानी टोटल 656 बाघों की मौत है। जो टोटल 207 बाघ थे, इन 207 का 31.5% है, 656 बाघ हैं। सॉरी, टोटल 656 जो बाघ थे इनका 31.5% जो 207 बाघ हैं, इनके पीछे जो कारण है मरने का वो अवैध शिकार है करंट लगने से। तो ये टोटल 656 बाघों में से जो 31.5% बाघ को मरने का कारण है वो शिकारियों ने करंट देकर मार दिए। 31.5% कितने हो जाते हैं? 207 हो जाते हैं। टोटल टाइगर कितने अभी भारत में? 2967 हैं। 2019 तक के डाटा के अकॉर्डिंग 2967 भारत में बाघ हैं। सबसे अधिक बाघ है वो मध्य प्रदेश में है, 526 हैं। और 225 पीपल वर किल्ड इन टाइगर अटैक बिटवीन 2014 एंड 2019। 2014 से 19 के मध्य कितने लोग हैं टाइगर के अटैक करने के कारण मारे गए हैं? तो 225 पीपल हैं। ये भी एक डाटा है। अगला सवाल, कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो गुजरात हो जाएगा। EWS कैटेगरी को जो 10% आरक्षण दिया गया है वो कौन से संविधान संशोधन एक्ट के तहत दिया गया है? तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्टिकल 16 में यहाँ पर संशोधन किया गया और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसको लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में सतत विकास के लिए 230 एजेंडा को अपनाया है, जिसमें से कितने
सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं। तो टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य हासिल करना है 2030 तक, ये टारगेट रखा गया है। ये घोषणा हुई है सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में, जो सतत विकास के लिए 2030 तक का एजेंडा अपनाया गया है, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य हासिल करने का टारगेट रखा गया है। 17 लक्ष्य और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि 2016 से, देखिए सितंबर 2015 में घोषणा हुई है, टारगेट था 2016 से 2030 तक की अवधि तक इसे हासिल करना है। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से हैं, तो आप देख सकते हो ये भी एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एसडीजी गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं रखा गया है हासिल करना। तो ये 17 है: नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, जेंडर इक्वलिटी है, और क्लियर वाटर एंड सैनिटाइजेशन है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बाद रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है, क्लाइमेट एक्शन है, लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ ऑन लैंड है। ये सभी 17 टारगेट रखे गए हैं 2030 तक। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक केरल की है जो कि 94% है, और सबसे कम बिहार की है 63.82% है, भारत की 74% है, जिसमें इससे पहले फीमेल का पूछा गया था 65.46 है, और मेल की है 82.14%। अगला सवाल देखिएगा, लॉयड्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार टॉप 30 वैश्विक कंटेनर पोर्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र पोर्ट कौन सा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो लॉयड्स रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग टॉप 30 जो वैश्विक कंटेनर पोर्ट हैं, इनमें से 28वीं रैंक हासिल की है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ने। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, JNPT है, ये शीर्ष 30 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों की सूचीबद्ध में ये भी भारत का एकमात्र बंदरगाह है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का अन्य नाम क्या है, इसे नाहवा सेवा पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट हो जाएगा। ये नवी मुंबई के रायगढ़ जिले में मुंबई के पूर्व में स्थित है। 2018 में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, कर्नाटक हो जाएगा। 2018 में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक, फिर सेकंड रैंक पर केरला है, थर्ड में तमिलनाडु है। चाय उत्पादन में कौन सा है, आसाम। नेक्स्ट वन देखिएगा, यूएसए भारत को रूस से S-400 मिसाइल खरीदने से मना करने के लिए अमेरिका मूल की कौन सी मिसाइल खरीदने को बोल रहा है, तो यूएसए अमेरिका भारत को बोल रहा है कि रशिया के S-400 मिसाइल न खरीदकर अमेरिका की पैट्रियट PAC-3 मिसाइल खरीदने को बोल रहा है। ये 15 अक्टूबर 2016 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रशिया ने 5 S-400 रेजिमेंटों की आपूर्ति के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर की थी। बाईचुंग भूटिया ने 2008 में ओलंपिक मशाल में रिले में भाग लेने से इनकार क्यों किया था। 2008 के ओलंपिक मशाल में रिले में भाग लेने से बाईचुंग भूटिया ने तिब्बतियों के सद्भाव में उनके सपोर्ट के लिए इनकार कर दिया था। आमिर खान और PT उषा इसे थामकर दौड़े थे बाद में। 2008 का समर ओलंपिक है, ये कहाँ पर हुआ था, बीजिंग चाइना में हुआ था। 2014 में PM के द्वारा लॉन्च हुई किस योजना के तहत अकाउंट बीमा पेंशन क्रेडिट के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, तो 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च हुई थी। 28 अगस्त 2014 को ये योजना लॉन्च हुई थी, जिसका नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो वित्त मंत्रालय है। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना आपको पूछ रहे तो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जाएगा, जिसमें 5 माह में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। और इस योजना के तहत 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये की जीवन बीमा का भी प्रावधान है। अगला सवाल देखिएगा, 2018 के अनुसार सऊदी अरब तेल निर्यातक देशों में प्रथम स्थान पर है, तो सेकंड स्थान पर कौन सा देश है, तो सेकंड स्थान पर रशिया है, थर्ड इराक है, चौथे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा। ये 2018 के अनुसार है, सऊदी अरब तेल निर्यातक देशों में प्रथम स्थान पर है। बात करूं विश्व में ऑयल उत्पादन में, ठीक है, ऑयल उत्पादन में फर्स्ट रैंक US की है और सेकंड सऊदी अरब की, थर्ड है रशिया की। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर मणिपुर की किस वेट लिफ्टर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 मिला है, तो ये मीराबाई चानू को दिया गया है। वेट लिफ्टिंग में आपको स्पेशली पूछा था, ये मणिपुर की हैं, इनको राजीव गांधी खेल रत्न 2018 दिया गया है। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न 2018 विराट कोहली को दिया गया था, इन दोनों खिलाड़ियों को। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न दीपा मलिक जो शॉर्ट पुट है, बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को 2019 में दिया गया था शॉर्ट पुट, दीपा मलिक रेसलिंग में
बजरंग पूनिया। 2020 में 5 खिलाड़ी बता चुका हूँ मैं बार बार आपको, रोहित शर्मा हो गए, मरेपन थंगावेलु हो गए। स्पेशली इनका स्पोर्ट याद रखना आपको, मनिका बत्रा टेबल टेनिस है, विनेश फोगाट रेसलिंग, इससे पहले विनेश फोगाट का पूछा था रेसलिंग में 2020 में किसे राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, रानी रामपाल हॉकी से, मैरी कॉम को जो बॉक्सिंग से 2009 में मिला था ये मणिपुर से है। प्रथम 1991-92 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रथम अवार्ड है ये विश्वनाथन आनंद को मिला था जो शतरंज के खिलाड़ी हैं। हु वाज द फर्स्ट रैपर टू विन ए पुलित्जर प्राइज है, तो पुलित्जर प्राइज जीतने वाले प्रथम रैपर आपको पूछा है तो केंड्रिक लैमर इनका नाम है, जो कैलिफोर्निया से हैं। 2018 में इन्हें ये पुलित्जर प्राइज है वो दिया गया था, ये फर्स्ट रैपर है। ये तो आपको 2018 का पूछा था, लेकिन ये याद रखना है 2020 में 2021 में स्पेशली जो भारतीयों को पुलित्जर अवार्ड दिया गया है वो किन को मिला। जैसे 2020 की बात करूं, भारत के 3 पत्रकार हैं, दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है, तो फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 का पुलित्जर प्राइज है ये दिया गया है। 2021 की बात करूं, स्पेशली भारतीय मूल की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जाम में सवाल आता है इस टाइप से पुलित्जर अवार्ड जो विदेशी अवार्ड जिसमें यदि किसी भारतीय को दिया गया है तो वहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है अक्सर। तो 2021 में भारतीय मूल की महिला पत्रकार नाम है मेघा राजगोपालन, ये भारतीय मूल की हैं, इनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दुनिया भर में पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, पुलित्जर पुरस्कार है। 2021 में ये इन्हें दिया गया है, भारतीय मूल की हैं और इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने मेघा ने, इनका नाम है मेघा राजगोपालन, तो मेघा राजगोपालन ने अपने रिपोर्ट्स के जरिए चीन के डिटेंशन कैंपों की सच्चाई है वो दुनिया के सामने रखी थी। वैसे 2021 में जो पुलित्जर अवार्ड दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में, जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग में विजेता कौन है, तो स्टार ट्रिब्यून हो गए, मिनियापोलिस का स्टाफ है। खोजी पत्रकारिता में विजेता कौन है, मैट रोसेलू हैं, ये सभी खोजी पत्रकारिता में। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में ये दिया गया है भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन है। इनके साथ साथ एलिसन किलिंग और बज़फीड न्यूज़ से हैं जो न्यूयॉर्क के क्रिस्टो बुशचैक हैं, इनको मिला है। बाकी जो पुलित्जर पुरस्कार हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकार और संगठनों के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा, जिसकी शुरुआत है पुलित्जर पुरस्कार के 1917 से हुई है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स से राष्ट्रमंडल खेल हैं, इसमें किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में गौरव सोलंकी ने, ये फ्लाईवेट हो गया, और विकास कृष्णन यादव ये मिडिल वेट में, ये वुमन मैरी कॉम हैं, इन्होंने जीता था। बाकी आपको पूछा था बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हैं 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में किन्होंने जीता है, तो मेंस के केस में गौरव सोलंकी ने, विकास कृष्णन यादव ने, और वुमन में मैरी कॉम ने जीता है। और 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत की क्या स्थिति रही है, तो भारत की रैंक तीसरी रही थी, टोटल 66 मेडल थी, जिसमें आपके 26 गोल्ड थी और 20 सिल्वर थे, 20 ही ब्रॉन्ज थे, तो टोटल यहाँ पर 66 मेडल इंडिया के थे। ये हुए कहाँ राष्ट्रमंडल खेल 2018 में, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रिया में हुए, नेक्स्ट 2022 में होने वाले बर्मिंघम इंग्लैंड में। बाकी ये आपको जो बॉक्सिंग का पूछा था तो ये हो जाएंगे विकास कृष्ण यादव हैं, गौरव सोलंकी, मैरी कॉम हैं। लेकिन वेट लिफ्टिंग की बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, तो वेट लिफ्टिंग में वीराबाई चानू है, संजीता चानू है, पूनम यादव है। मेंस में 36 शिवलिंगम है और रागाला वेंकट राहुल हैं, ये वेट लिफ्टिंग में इनको ये गोल्ड मेडल मिला है। रेसलिंग में किन्हें मिला है गोल्ड मेडल 2018 के कॉमनवेल्थ में, राहुल आवारे को, बजरंग पूनिया है, सुशील कुमार, सुमित मलिक हैं। वुमन में विनेश फोगाट को दिया गया है, तो ये सभी गोल्ड मेडल स्पेशली आपको पता होना चाहिए। 2020 के बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई है, तो मनीला फिलीपींस में हुई है। 2020 की बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप मनीला फिलीपींस में, विजेता जिसमें मेंस टीम की इंडोनेशिया रही है, वुमेन टीम की जापान रही है। इससे पहले 2018 की बैडमिंटन एशियन टीम जो चैंपियनशिप है वो मलेशिया में हुई थी। नेक्स्ट वन देखिएगा, 2019 में मोस्ट प्रॉफिटेबल में जो फर्स्ट रैंक पर रहने वाली पीएसयू है वो कौन सी है, तो फर्स्ट रैंक पर रहने वाली जो पब्लिक सेक्टर कंपनी महारत्न कंपनी है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। अभी भी ये प्रथम स्थान पर है जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज में, पीएसयू कंपनीज में, तो ये ओएनजीसी हो जाएगी, और सेकंड है वो इंडियन ऑयल हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, 92 एकेडमी अवार्ड है या फिर जो ऑस्कर अवार्ड है 92nd ऑस्कर अवार्ड है, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड 2020 में दिए गए थे, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है रेनी जेल्वेगर को दिया गया है जूडी मुलम मूवी हेतु। और बेस्ट मोशन फिल्म कौन सी है 2020 में, तो वो पैरासाइट हो जाएगी, बेस्ट मोशन फिल्म 2020 पैरासाइट जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है जिसे एकेडमी अवार्ड बोला जाता है। बेस्ट डायरेक्टर का बॉन्ग जून हो को दिया गया है, बेस्ट एक्टर का है जॉकिन
फोनिक्स को दिया गया है। ये तो 2020 में जो 92nd एकेडमी अवार्ड दिए गए हैं। बाकी आपको 2021 में जो 93 एकेडमी अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो 2021 में 93 एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का है वो नो मैड लैंड जो मूवी है इसको मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का है वो चोलई झाओ को, ये नो मैन मैड लैंड मूवी है इनके डायरेक्टर हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इन्हें मिला है, चोलई झाओ को। और बेस्ट एक्टर का है वो एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का है फ्रांसिस मैकडोरमेंट को दिया गया है। तो ये 93 वाले आपको स्पेशली ज़रूर याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा, 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो COP26 है वो कहाँ पर होगी, तो ये 2021 में होने वाली है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 में जो COP26 है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगी। कहाँ पर, ग्लासगो स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में। अब देखिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आलोक शर्मा जो प्रेसिडेंट है, COP26 के अध्यक्ष कौन होंगे, आलोक शर्मा होने वाले हैं। ये कब होगी, 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 को होगी यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में। और इससे पहले 2019 में COP25 है मैड्रिड स्पेन में हुई थी। प्रथम COP है 1995 में हुई थी बर्लिन जर्मनी में। आपको याद रखना है COP26 है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2018 में फ्रेंच गुयाना से भारत के किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो फ्रेंच गुयाना से कौन से भारत के संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है, GSAT 11 को। कब, 4 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया है। GSAT 29 हो गया, GSAT 7A हो गया, ये दोनों ही 2018 में लॉन्च हुए हैं। 36 धवन से भारत से ही हुए हैं। और GSAT 31 2019 में है, ये फ्रेंच गुयाना से हुआ है। GSAT 31 है, ये 2019 में हुआ था, ये फ्रेंच गुयाना से। और GSAT 30 है, ये 2020 में फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ है। तो 2018 का जो आपको पूछा था वो तो है GSAT 11। 2019 का पूछ ले तो GSAT 31 याद रखना है जो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ है। 2020 का पूछ ले तो आपको याद रखना है GSAT 30। तो 19, 20, 18 हो गया। बाकी एक GSAT 29 है, ये भी 2018 में लॉन्च हुआ है। GSAT 7 है, लेकिन गुयाना से न होकर ये 36 धवन इंडिया से हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, तो दो कंपनीज को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था 2019 में। एक तो है HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एक है PGCIL जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इन दोनों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। और टोटल कितनी अब महारत्न कंपनी है, 10 महारत्न है। आपको जो पूछा था कि 2019 में कौन सी दो कंपनी है, तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड याद रखना है। टोटल 10 महारत्न कंपनी, जहाँ से NTPC एग्जाम में लगभग प्रत्येक सेट में सवाल आया है महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न से। तो 10 जो महारत्न कंपनी है इसमें कौन सी है, एक तो आपकी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो जाएगी। फिर बात करूँ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। और बात करें ONGC की तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी है, स्टील अथॉरिटी जो सेल है, फिर पावर ग्रिड है। टोटल 10 यहाँ पर महारत्न कंपनीज हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, 2017 से 2019 तक की अवधि के 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है, तो 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड 2017 से 2019 की अवधि के लिए मिला है वो तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति V प्रवीण राव को दिया गया है। और इन्हें 2020 में प्रो MS स्वामीनाथन को कृषि में योगदान के लिए ये मुप्पारापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये दोनों अलग अलग हैं। एक तो ये हैं प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को कृषि में योगदान के लिए मुप्पारापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में दिया गया है। बाकी डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो अलग से हैं वो दिया गया है कुलपति V प्रवीण राव को। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ से करंट अफेयर्स बन जाता है 2021 का ही है कि 11 मई 2021 को भारतीय मूल की अग्रणी पोषण विशेषज्ञ नाम है डॉक्टर शंकुंतला हरकसिंह। इनका पूरा नाम है डॉक्टर शंकुंतला हरकसिंह थिलस्टेड। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल को दिया गया है। भारतीय मूल की जो नाम है पोषण विशेषज्ञ, इनका पूरा नाम है डॉक्टर शंकुंतला हरकसिंह थिलस्टेड। तो शंकुंतला हरकसिंह को ये खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जरूर याद रखना है आगामी एग्जाम के लिए। अक्टूबर 2020 तक शेल कंपनी की स्टेक में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने परसेंटेज है, तो 75% है शेल कंपनी के स्टेक में भारत सरकार की हिस्सेदारी। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे मिला है,
तो पद्म विभूषण 2020 अभी 2021 के भी हैं, तो 21 पद्म भूषण पद्म विभूषण है। ये जरूर याद रखना अलग अलग क्षेत्र से कहाँ से हैं। तो छन्नू लाल मिश्र को मिला है किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, देख सकते हो पद्म विभूषण है। टोटल 7 व्यक्तियों को दिया गया है 2020 में। तो ये 7 व्यक्ति कौन है, कला के क्षेत्र में पूछा था, छन्नू लाल मिश्र जो कि यूपी से हैं। बाकी श्री जॉर्ज फर्नांडिस इन्हें मरणोपरांत मिला है, जो कि राजनीति के क्षेत्र में ये बिहार से हैं। अरुण जेटली को भी मरणोपरांत है, ये भी राजनीति से, ये दिल्ली से। और अनिरुद्ध जगन्नाथ GCAK को जो राजनीति, ये मॉरिशस से। तो विदेशी का अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अनिरुद्ध जगन्नाथ को दिया गया है पद्म विभूषण 2020 है, राजनीति के क्षेत्र में, कहाँ से, मॉरिशस से। ओके, बात करूँ श्रीमती MC मैरी कॉम की, स्पोर्ट से आपको पूछ लें, आगे सवाल भी आएगा। पद्म विभूषण 2020 खेल क्षेत्र में, तो मणिपुर से है ये, MC मैरी कॉम को दिया गया है। कला से श्री छन्नू लाल को, और राजनीति में और दिया गया सुषमा स्वराज को मरणोपरांत है। और यहाँ पर अन्य जो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ये दिया गया है श्री विश्वेश तीर्थ जो स्वामी जी श्री पजवरा अखो खज मठ उड्डीपी मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। तो 2020 की बात करें तो टोटल 7 तो ये पद्म विभूषण दिए गए हैं, पद्म भूषण 16 और पद्म श्री 118 व्यक्तियों को दिए गए हैं। पद्म श्री से एग्जाम में ये आ जाता है सवाल, क्योंकि 118 को दिया गया, अलग अलग क्षेत्र में कौन, याद रखे कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो 118 2020 में। 2021 में पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 10 व्यक्तियों को और पद्म श्री 102 व्यक्तियों को दिया गया है। तो ये याद रखना है 2021 में पद्म विभूषण और पद्म भूषण किसे दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया। तो मैं आपको पद्म विभूषण 2021 बता देता हूँ, शिंजो आबो को जनसेवा से, ये जापान से हैं। और बाल सुब्रमण्यम को मरणोपरांत दिया गया है, कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से। डॉक्टर बेले मोनपा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी तमिलनाडु से। नरेंद्र सिंह कपानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ये USA से हैं। नरेंद्र सिंह कपानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, चिकित्सा है। और मौलाना वहीदुद्दीन खान को अध्यात्म के क्षेत्र से, दिल्ली से हैं। बीबी लाल को पुरातत्व क्षेत्र से और सुदर्शन साहू को कला क्षेत्र से। इन 7 व्यक्तियों को मिला है पद्म विभूषण 2021। बाकी आप देख सकते हो पद्म भूषण 2021 भी, जो टोटल 10 व्यक्तियों को दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसे मिला, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018। बाकी नरेंद्र मोदी को जो 2019-18 में प्रमुख अवार्ड दिए गए, आप देख सकते हो। विदेशी इंटरनेशनल अवार्ड है जो बहरीन का अवार्ड द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रैम से 2019 से। ये सभी मैं पार्ट फास्ट में भी आपको बता चुका हूँ। अगला सवाल देखिएगा, मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन के लेवल को अपने क्षेत्र में जांच करने हेतु संचार विभाग ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये तरंग संचार वेब पोर्टल है, ये वेबसाइट है, 2017 में लॉन्च किया है। मोबाइल टावर से जो निकलने वाली रेडिएशन है हानिकारक, इनके लेवल को अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए ये संचार विभाग की पहल है। वेब पोर्टल जो लॉन्च किया है, तरंग संचार इसका नाम है। अगला सवाल देखिएगा, अक्टूबर 2020 तक RBI के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, जो कि 12 दिसंबर 2018 से कंटिन्यू है। प्रथम RBI के गवर्नर है वो ओशब्रॉन स्मिथ, वो स्मिथ थे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। और RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं। अगला सवाल देखिएगा, IPL 2020 में सर्वाधिक रन स्कोरर जिनको ऑरेंज कैप दी जाती है, सबसे अधिक रन बनाने वाले को, वो दी गई है KL राहुल को, जो किंग्स 11 पंजाब से खेलते हैं। 670 रन बनाए थे और मोस्ट विकेट लिए थे, ये पर्पल कैप कागिसो रबाडा को दी गई थी, 30 विकेट इन्होंने लिए थे। राजनीति के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में आप देख सकते हो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो ये दिया गया है जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं और श्रीमती सुषमा स्वराज को। अगला सवाल देखिएगा, 2015 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। तो 2015 में जो पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों हैं उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी ये अटल पेंशन योजना है, जिसमें योग्यता एक तो 18 से 40 वर्ष के बीच की उम्र होनी चाहिए। पेंशन पाने के लिए कम से कम आपको 20 साल तक तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट के लिए आपको इन्वेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग 60 वर्ष के बाद में आपको कम से कम 1000 रुपये की पेंशन और अधिकतम 5000 रुपये जो भी आपने निवेश किया है उस इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है, वो पर मंथ यानी मासिक पेंशन मिलने वाली है। तो यहाँ से सवाल आ जाए कि अटल पेंशन योजना में पेंशन राशि कितनी मिनिमम मिलती है, तो 1000 रुपये, अधिकतम 5000 रुपये, ये याद रखना है। फरवरी 2019 में इसरो का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था। तो संचार उपग्रह 2019 में जो फरवरी में लॉन्च किया गया था वो GSAT 31 किया गया था।
ये कहाँ से किया गया था? फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया था जीसैट 31 को। बाकी जो मैं बात करूँ कम्युनिकेशन संचार उपग्रह की, तो जीसैट 11 हुआ था 2018 में, ये भी फ्रेंच गुयाना से, ऊपर सवाल आया था इससे। जीसैट 29 और जीसैट 7A ये भी 2018 में 36 था, उनसे लॉन्च हुए 29 और 7A। 31 है ये 2019 में हुआ है, 30 2020 में है, ये फ्रेंच गुयाना से दोनों ही लॉन्च किए गए हैं। अगला सवाल देखिएगा, अप्रैल 2019 में इसरो के द्वारा 28 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च किए गए हैं? तो ये 36 धवन स्पेस सेंटर हैं श्री हरिकोटा से इसरो के द्वारा 28 इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कस्टमर सैटेलाइट लॉन्च हुए थे अप्रैल 2019 में। लॉन्च व्हीकल जिनसे ये 28 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे, नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-45 से इसको लॉन्च किया गया था। इसमें एमीसैट एक भारतीय जासूसी उपग्रह है वो भी शामिल था, और साथ ही साथ 28 कस्टमर सैटेलाइट थे। अगला सवाल देखिएगा, केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किस पोर्टल के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के मध्य सहज और परेशानी मुक्त बातचीत को सुलभ बनाया गया है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल है जिसका नाम है दीक्षा ई-लर्निंग पोर्टल है, जिसमें जो स्टूडेंट हैं, छात्र हो गए, टीचर हो गए, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, जिसके परेशानी मुक्त बातचीत को यहाँ पर सुलभ बनाया गया है। तो ये HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 5 सितंबर 2017 को शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल माध्यम दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की थी। अगला सवाल लिखिएगा, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो इंडिया में होने वाला है। 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप है। इससे पहले जो वनडे का 2019 में हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन रहे थे। सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा ने 648, सबसे ज़्यादा विकेट मिचेल स्टार्क ने लिए थे, और चैंपियन रहा था इसमें इंग्लैंड। 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया में होना था, अभी ये UAE और ओमान में होगा। इससे पहले 2016 का ICC T20 वर्ल्ड कप है, ये भारत में हुआ था, जिसमें चैंपियन वेस्ट इंडीज़ रहा था। नेक्स्ट 2022 में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये न्यूजीलैंड में होगा। 2017 में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, और नेक्स्ट 2022 में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में होगा। 2018 में लॉन्च कौन सा इसरो का नेविगेशन उपग्रह है? तो IRNSS-1I ये इसरो का 2018 में लॉन्च हुआ एक नेविगेशन सैटेलाइट है, जो कि 8th नेविगेशन सैटेलाइट है, क्योंकि आई है तो I8, आई तो 9 हो जाएगा, है ना, तो ये 9वां हो सकता है। IRNSS है, एक बार इसको कंफर्म कर लेना। और रॉकेट है PSLV XLC-41 से इसको लॉन्च किया गया है 11 अप्रैल 2018 को। 2017 में इससे पहले नेविगेशन सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था वो IRNSS है, 1H है, H के बाद ये आई हो जाएगा, जो 2018 में लॉन्च हुआ है। फर्स्ट था IRNSS-1A था, जो कि 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया है। IRNSS का क्या मतलब है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो फर्स्ट नेविगेशन सैटेलाइट 1A हो जाएगा, 2013 में लॉन्च किया गया था, जो कि रॉकेट XLC-22 से लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, 2019 में कोपा अमेरिका विजेता, तो 2019 में कोपा अमेरिका विजेता है वो ब्राज़ील हो जाएगा। ये ब्राज़ील में ही आयोजित हुए थे, और रनर अप रही थी उसमें पेरू। ये एक इंटरनेशनल मैन एसोसिएशन फुटबॉल चैंपियनशिप है, कोपा अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका के फुटबॉल संगठन है, कॉनमेबॉल है, इनके द्वारा आयोजित की जाती है। 2021 में कोपा अमेरिका है, ये 13 जून से 10 जुलाई तक ब्राज़ील में होने वाली है। नेक्स्ट वन देखिएगा, DRDO के द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुएं हैं जो बॉम्ब वगैरह हैं, इनको सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये रोबोट है दक्ष। 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े। तो S.A. बोबड़े की अध्यक्षता में ये 3 सदस्यीय कमेटी की गठन की गई थी। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया था, इससे पहले पार्ट फर्स्ट में बता चुका हूँ। और ये बेस्ट फिल्म का 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में दिया गया था गली बॉय को। बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर, बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट। और 2021 में जो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में अवार्ड मिले हैं, बेस्ट फिल्म का थप्पड़ को बेस्ट डायरेक्टर ओम राउत है, बेस्ट एक्टर इरफान खान है, और बेस्ट एक्ट्रेस है वो तापसी पन्नू को दिया गया है। 2021 के फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में जो 66वें अवार्ड दिए गए हैं, इसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का सैफ अली खान को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फारूक जाफर को दिया गया है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का राघव चैतन्य को, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का वो एसिस कौर को दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च